हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ इंजीनियर। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सिंक्रोनस जनरेटर रिएक्टेंसेस एट इन फॉल्ट कंडीशन। मींस हमारा जो सिंक्रोनस जनरेटर है उसका इम्पिडेंस कुछ इस तरह हम लिखते हैं ZS इज इक्वल टू RA प्लस JXS। ठीक है, तो जो ये X है रिएक्टेंस, ये कांस्टेंट नहीं होता है, ये कांस्टेंट नहीं होता है, ये वेरी करता है। फॉल्ट जब अकर होता है, फॉल्ट होता है सिंक्रोनस जनरेटर के टर्मिनल पे, तो ये वेरी करता है। तो हम यही देखेंगे इस लेक्चर में कि ये किस तरह वेरी करता है, इसकी वैल्यू क्या क्या होती है। ठीक है, तो इसके पहले, इसको समझने से पहले हम पहले समझते हैं कांस्टेंट फ्लक्स लिंकेज थ्योरम। पहले ये देखते हैं हम लोग, ये क्या चीज़ है कांस्टेंट फ्लक्स लिंकेज थ्योरम, क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें जब इसकी स्टडी करेंगे तो उसमें ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले देखें हम कांस्टेंट फ्लक्स लिंकेज थ्योरम। ठीक है, तो इसको समझने के लिए, इस थ्योरम को समझने के लिए पहले हम बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट देख लेते हैं। मान लीजिए इंडक्टर लगा हुआ है एक हमारा, और यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ है, और ये सर्किट क्लोज्ड सर्किट है, ठीक है। ये इंडक्टर से करंट कोई I फ्लो कर रही है। इसकी इनिशियल करंट सपोज दैट मान लीजिए I0 है, इसकी इनिशियल करंट I0 है। तो इसके लिए जो इक्वेशन आता है, क्या आता है, इसके लिए इक्वेशन बनेगा, ये हो गया L RI प्लस LdI/dt इज इक्वल टू 0। यही होता है इक्वेशन। KVL लगाएंगे तो जब इसे हम सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, I इज इक्वल टू I0 e की पावर माइनस RT/L। ये आता है। I0 क्या है, इनिशियल करंट। कहीं से भी करंट, मान लीजिए चार्ज है पहले इंडक्टर, तो कहीं से करंट लेके आया अपने पास, तो हम ये मानते हैं कि इसकी इनिशियल करंट जीरो है, I0 है। ठीक है, ये है इनिशियल करंट ऑफ इंडक्टर। ठीक है, ये है। इसको हम क्या लिखते हैं, I इज इक्वल टू I0 e की पावर माइनस T/कैपिटल T। कैपिटल क्या चीज़ है, कैपिटल T क्या चीज़ है, ये है टाइम कांस्टेंट, ये है टाइम कांस्टेंट। ठीक, जब हम इसका कर्व ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरह से आता है, जैसे ये है मान लीजिए, तो ये I हो गया और इधर T एक्सिस, तो कर्व हमारा कुछ इस तरह एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है। इस इक्वेशन से देखिएगा एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है, ये क्या है, I0 है। तो हमने ये भी देखा है कंट्रोल सिस्टम से, वहाँ पे ये हम निकालते हैं कि ये जो I0 हो रहा है, ये जहाँ पे I करंट, जो इसकी करंट है, क्योंकि यहाँ देखिए कोई सोर्स नहीं लगा हुआ है, तो मीन्स ये करंट डिके करेगी, ये करंट कम होती जाएगी, घटती जाएगी। तो कितने टाइम बाद ये सेटल होता है, तो इसे हम कहते हैं TS, सेटलिंग टाइम। TS कितना होता है, 40 के अप्रोक्सीमेट 40 होता है। ठीक है, इस टाइम पे करंट क्या होती है, IS इज इक्वल टू 0.02 I0, दैट मीन्स इक्वल टू 0। केवल 2% करंट रह जाती है TS आफ्टर सेटलिंग टाइम जो हमारा 40 होता है। 40 क्या है, टाइम कांस्टेंट, मतलब सेटलिंग टाइम हमारा यहाँ पे मान लीजिए 2% की रेंज में आ गया, ये 2% है मान लीजिए ये, तो ये कितना टाइम होगा, ये होगा 4T, और इसी को हम लोग कहते हैं TS, सेटलिंग टाइम। ये सारी चीज़ें हमने कंट्रोल सिस्टम में देख रखी हैं। ठीक है, वहाँ पे तो मतलब ये है कि 4T टाइम के बाद ये करंट जो हमारी है वो जीरो हो जाएगी। जीरो इन द सेंस मतलब 2% आ जाएगी, इसको हम जीरो कह सकते हैं। ठीक, आइडियली नहीं होती है, लेकिन प्रैक्टिकली ये 2% से के रेंज में आ जाती है, तो हम इसे कहते हैं जीरो है। ठीक है, तो कितने समय बाद, 4T। यहाँ कॉन्सेप्ट लेने वाली क्या चीज़ है कि सेटलिंग टाइम, आफ्टर सेटलिंग टाइम जो कि 4T के इक्वल है, उसके बाद जो हमारी करंट है I0 वो डिक्रीज होते होते जीरो हो जाती है। ठीक, ये हमारा बेसिक वाला हो गया। अब कांस्टेंट फ्लक्स लिंकेज थ्योरम क्या कहती है, वो ये कहती है कि फ्लक्स लिंकिंग थ्रू अ क्लोज्ड सर्किट कांट बी चेंज सडनली। इसको क्या कहती है, कांस्टेंट फ्लक्स लिंकेज थ्योरम। फ्लक्स लिंकिंग थ्रू ए क्लोज्ड सर्किट
कांट बी चेंज्ड सडनली। इसका क्या मतलब हुआ? पहली बात इसमें देखिए ये क्लोज्ड सर्किट कहा गया, मींस जिसमें से करंट हमारी फ्लो कर सकती है, और फ्लक्स लिंकिंग थ्रू अ क्लोज सर्किट कांट बी चेंज सडनली, मतलब कोई क्लोज सर्किट है, मान लीजिए सपोज करिएगा कि ये हमारा एक क्लोज सर्किट ऐसे बनी हुई है, ठीक। क्लोज सर्किट यहाँ पे इसकी कंडीशन है, अगर यहाँ पे ओपन हो जाएगा मान लीजिए तो करंट नहीं फ्लो करेगी। तो लेकिन ये थ्योरम कहाँ पर अप्लाई होगी? जब हमारी क्लोज्ड सर्किट होगी, ठीक। ये क्लोज सर्किट है। अब क्या कह रहा है कि जो इससे फ्लक्स लिंक कर रहा है वो सडनली चेंज नहीं हो सकता है। इसका क्या मतलब? मान लीजिए अभी यहाँ पे 2 वेबर का फ्लक्स, फाई इज इक्वल टू 2 वेबर का फ्लक्स लिंक कर रहा है इस सर्किट से, ठीक है। इस सर्किट से अभी लिंक कर रहा है, मतलब इस सर्किट से गुजर रहा है, ठीक। अब इसे हम 1 वेबर इज इक्वल टू 1 लाइन मान ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कितनी है? 2 लाइन से 2 वेबर के बराबर, ठीक। अब हम ये कहते हैं कि इसमें ये हमारा फ्लक्स ऐसे निकल रहा है, ठीक है। तो अब क्या होगा? देखिए फ्लक्स अंदर जा रहा है और बाहर निकल रहा है, इसको इसके क्रॉस फ्लक्स 2 लाइन का या 2 वेबर का फ्लक्स ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। अब हम ये चाहते हैं कि अब हम इसमें एक 1 वेबर का फ्लक्स और बढ़ा दें। सडनली हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया 1 वेबर का फ्लक्स और अप्लाई कर दिया हमने, ये हो गया 1 वेबर का फ्लक्स हमने और अप्लाई कर दिया, तो ये टोटल अब कितना हो गया? 3 हो गया। लेकिन हमारी थ्योरम क्या कह रही है कि फ्लक्स लिंकिंग थ्रू अ क्लोज सर्किट कैन बी चेंज सडनली। तो जब यहाँ पे 3 हो गया तो एक इसकी फिनोमिना क्या आएगी? देखिएगा, जब फिनोमिना ये क्लोज सर्किट है, ठीक है, फ्लक्स चेंज होता है किसी क्लोज सर्किट में, तो वहां पे क्या जनरेट होता है? ईएमएफ जनरेट होता है, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, ठीक। अब जब ये ईएमएफ जनरेट होता है और सर्किट क्लोज्ड है तो यहाँ पे करंट भी जनरेट होगी I, सो इससे हमारी करंट I भी जनरेट होगी। I इस क्लोज सर्किट में फ्लो करेगी। कैसे करेगी? डायरेक्शन क्या होगी करंट की? इस तरह से डायरेक्शन होगी। अब अच्छा, ये जो ईएमएफ जनरेट होता है, ये नेगेटिव साइन आता है, किस लिए आता है? ये इसलिए आता है कि ये अकॉर्डिंग टू लेंज़ेस लॉ, लेंज़ लॉ क्या कहता है कि कोई भी जैसे ईएमएफ जनरेट हो रहा है, करंट जनरेट हो रही है, तो उस कॉज का अपोज करता है जिसकी वजह से वो जनरेट हुआ है। लेंज़ेस लॉ यही कहता है कि जिसकी वजह से कोई चीज़ जनरेट हुई है, मान लीजिए वोल्टेज या करंट जनरेट हुआ है, तो वो उसी का अपोज करता है जिसकी वजह से जनरेट हुआ है। तो अब इसमें किसकी वजह से जनरेट हुआ? ये चेंज इन फ्लक्स, हमने 2 से 3 कर दिया, फ्लक्स चेंज हुआ, तो इसकी वजह से यहाँ पे ईएमएफ जनरेट हुआ। अब ईएमएफ जनरेट हुआ तो क्लोज सर्किट है, हमने इसीलिए क्लोज सर्किट कंडीशन पहले ही कहा है। क्लोज सर्किट है तो करंट भी जनरेट होगी। जब करंट जनरेट होगी तो किस डायरेक्शन में जनरेट होगी? उस डायरेक्शन में जनरेट होगी। अब ये करंट जनरेट होगी तो ये भी अपना फ्लक्स क्रिएट करेगी और ये उस डायरेक्शन में का जनरेट होगी जो इसके द्वारा फ्लक्स जनरेट किया जा रहा है वो अपोज करेगा जिसकी वजह से ये जनरेट हुआ है। मींस इस 1 वेबर की वजह से जनरेट हुआ है, तो यहाँ से ये करंट इसकी वजह से हमारा 1 वेबर का फ्लक्स यहाँ से एट t इज इक्वल टू 0 पे यहाँ पे और होगा। और किसकी वजह से होगा ये? अब देखिएगा, राइट हैंड के रूल से, राइट हैंड कर्व रूल के हिसाब से करंट की डायरेक्शन क्या होगी? इधर ये आई होगी, तभी तो ये फ्लक्स इस तरफ जनरेट होगा, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में। जिस डायरेक्शन में हमने इंसर्ट किया है फ्लक्स को, उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लक्स जनरेट होके फ्लो करेगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। मीन्स क्या हुआ? ये जो जनरेट हुआ फ्लक्स जो इसका अपोज कर रहा है, तो किसकी वजह से हुआ? आई की वजह से हुआ। अब ये देखिए, आई जो जनरेट हो गई, ठीक, आई जनरेट हो गई। अभी नेट क्या है यहाँ पे? देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपस में। नेट अभी t इक्वल टू 0 पे, तो नेट हमें केवल अभी 2 ही मिला। हमने 3 अप्लाई कर दिया, लेकिन इस करंट की वजह से एक फ्लक्स अपोजिट डायरेक्शन में जनरेट हो गया, एक लाइन अपोजिट डायरेक्शन में जनरेट हो गई, इसलिए अभी नेट हमें 2 ही मिला। अब हम ये देखते हैं ये फ्लक्स किसकी वजह से है? आई की वजह से है, आई। अभी हमने क्या देखा कि देखिए यहाँ पे कोई सोर्स तो अप्लाई है नहीं, तो ये जो करंट है अब ये चेंज होगी।
चेंज अभी हमने जैसे ये देखा था कि ये करंट डिक्रीज हो रही थी 4 टाइम के बाद 4t, जो सेटलिंग टाइम थी इसका 4t, TS इज इक्वल टू 4t के बाद ये करंट 4t के बाद ये करंट 0 हो जा रही थी। ठीक है, तो ये समझिएगा कि मान लीजिए 4 सेकेंड्स है, ठीक है, और 4 एम्पियर की करंट है जनरेट हुई जो। ठीक, अब t इज इक्वल टू 0 पे 4 एम्पियर की करंट जनरेट हुई है और TS हमारा 4t है। टाइम कांस्टेंट मान लीजिए यहाँ पे 1 सेकेंड है, टाइम कांस्टेंट 1 सेकेंड है। ठीक, जब 1 सेकेंड है यहाँ पे 1 सेकेंड है तो ये क्या करेगा, 1 सेकेंड के बाद आफ्टर 1 सेकेंड के बाद मान लीजिए ये 3 एम्पियर हो जाती है, फिर 2 सेकेंड्स के बाद ये मान लीजिए 2 एम्पियर हो जाती है, इसी तरह 3 सेकेंड्स के बाद मान लीजिए 3 एम्पियर हो जाती है और 4 सेकेंड के बाद हो जाती है, सॉरी ये 1 एम्पियर हो जाएगी, करंट डिक्रीज हो रही है ना, ये मान लीजिए, या फिर 0 हो जाती है। मतलब आफ्टर सेटलिंग टाइम 4 सेकेंड के बाद ये करंट 0 हो गई। देखिएगा ये फ्लक्स जनरेट हुआ है, करंट की वजह से जनरेट हुआ। जब करंट कम हो रही है, जैसे जैसे हम टाइम बढ़ता जा रहा है, करंट जब कम हो रही है तो उसकी वजह से ये फ्लक्स भी कम होता जाएगा। मान लीजिए कि ये मान लीजिए हुआ 0.9, फिर उसके बाद हुआ 0.8, फिर हुआ 0.5, फिर सपोज करिए 0.0 हो गया। ठीक है, तो रिजल्टेंट नेट क्या आया, रिजल्टेंट फ्लक्स फाई इज इक्वल टू, मान लीजिए पहले 2 था, t इज इक्वल टू 0 पे 2 था यहाँ पे, तो ये कितना होगा 2.19 के रिस्पेक्ट में 0.9 हुआ, 1 से 0.9 हुआ तो 2.1 हो गया, फिर ये 0.2 हुआ, 0.8 हुआ, 2.2 हो गया। ठीक है, और जब ये हुआ 0.5 हुआ तो 2.5 हो गया, ये 0 हो गया तो ये 3 हो गया। मीन्स यही है ना, जो ये कम होता जा रहा है 0.9, मान लीजिए 1 था पहले, 1 से कहाँ पे था, t इज इक्वल टू 0 पे 1 था। जब 1 था तो ये टोटली 1 को कैंसिल कर दे रहा था। ठीक, जब ये 0.9 हुआ तो 1 को कैंसिल ना करके 0.9 को कैंसिल किया तो बचा कितना, 0.1, तो 2 और प्लस 0.1, 2 प्लस 0.1। ठीक है, इन दोनों में से जो रिजल्टेंट बचा 0.1 का था। फिर ये जब अपोजिंग फ्लक्स 0.8 हुआ तो ये फिर 0.2 बचा, तो ये 2.2 हो गया। फिर अपोजिंग फ्लक्स 0.5 हुआ तो ये फिर 0.5 हो गया। इस तरह से मतलब क्या समझ में आया, मतलब ये समझ में आया कि अगर हम फ्लक्स को चेंज कर रहे हैं, सडनली चेंज कर रहे हैं, तो हमारा फ्लक्स सडनली चेंज नहीं होगा, 2 से डायरेक्ट 3 नहीं हो जाएगा, वो 2 से 2.1 होगा, 2.2, 2.5, 2.3, इस तरह से वो चेंज होगा। और कितने समय के बाद ये चेंज हो जाएगा, पूरा टोटली सेटलिंग टाइम के बाद, दैट इज 4t, TS इज इक्वल टू 4t, ये ध्यान रखिएगा। 4t के बाद सेटलिंग टाइम के बाद ये फ्लक्स चेंज हो जाएगा। यही है हमारी फ्लक्स लिंकेज, कांस्टेंट फ्लक्स लिंकेज थ्योरम। इसी तरह अपोजिट में अगर हम करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे हमने एक फ्लक्स को कम करना शुरू करेंगे तो उस डायरेक्शन में, मान लीजिए अब इसी तरीके से अभी ये 2 फ्लक्स है। ठीक है, अब हम क्या कह रहे हैं कि हम एक फ्लक्स यहाँ से हटा देंगे। जब ये हटाएंगे, एक फ्लक्स हमने यहाँ बंद कर देंगे, तो जब ये हम हटाएंगे तो एक फ्लक्स अपने आप से ये जनरेट कर लेगा, ये फाई, ताकि ये 2 बना रहे। और किस डायरेक्शन में होगा, अब इस बार इस डायरेक्शन में करंट हमारी फ्लो करेगी। और फिर जब ये करंट फ्लो करना चालू करेगी और धीरे धीरे वो डिके होती जाएगी और सेटलिंग टाइम के बाद जब करंट 0 हो जाएगी तब ये जाके 2 से 1 होगा, 2 वेबर से 1 वेबर होगा। ठीक है, तो ये समझ में आया कि कांस्टेंट फ्लक्स लिंकेज का मतलब यही हुआ कि जब सडनली हमने अप्लाई कर दिया 2 वेबर फ्लक्स से 3 वेबर फ्लक्स, तो वो डायरेक्टली 2 से 3 नहीं हुआ, वो 2 से 2.1, 2.2, 2.5, 2.6 समथिंग, ऐसे ही जब तक कि सेटलिंग टाइम पहुंच गया वो, जब करंट जो करंट जनरेट हुई थी उस चेंज इन फ्लक्स की वजह से जो जनरेट हुई, उसकी जब वो करंट 0 पहुंच गई आफ्टर सेटलिंग टाइम के बाद, तब ये 2 से 3 हुआ, तब वो 3 पे पहुंचा है। डायरेक्ट 2 से 3 नहीं पहुंच गया, 2.1, 2.2, 2.3 ऐसे इस तरह से पहुंचा है मतलब। और इसी तरह कम करने की कोशिश करते हैं, 2 से 1 करते हैं तो 2 से 1 नहीं पहुंच गया, 2.2 से 1.9, 1.8, 1.5, 1.6
1.4 1.3 इस तरह से कम होता जाएगा, फिर जाके 1 पे पहुंचेगा। तो ये था हमारा कांस्टेंट फ्लक्स लिंकेज थ्योरम। अब हम बढ़ते हैं अपने सिंक्रोनस जनरेटर के रिएक्टेंस की तरफ। ठीक है, तो ये सिंक्रोनस जनरेटर रिएक्टेंस जो हमारा क्या होता है, ZS इज इक्वल टू RA प्लस JXS ये होता है। ठीक है, अब एक फिगर हम ड्रॉ करते हैं। पहले मान लीजिए ये हमारा जनरेटर हो गया, यहाँ पे एक कंडक्टर वगैरह लगा हुआ है, फेज A, फेज B, फेज C, A B C, ठीक है, कुछ भी लगा हुआ है। और ये हमारा जनरेटर सिंक्रोनस सैलिएंट पोल टाइप का है। इसका जो रोटर है वो सैलिएंट पोल टाइप का है। रोटर ये देखिए हमारा स्टेटर हो गया, स्टेटर पे कंडक्टर लगे हुए हैं, ये रोटर हो गया, रोटर सैलिएंट पोल टाइप का है। अब इसमें रोटर पे जनरेटर पे कौन कौन सी वाइंडिंग होती है, एक तो ये डैम्पर वाइंडिंग होता है, ठीक है, और एक ये फील्ड वाइंडिंग होती है। तो इस तरह से यहाँ पे एक सोर्स लगा होता है, प्लस माइनस करके यहाँ पे एक सोर्स लगा होता है। ये क्या होती है, फील्ड करंट होती है। ठीक है, इस तरह से हमारी करंट फ्लो कर रही है। ठीक, तो करंट हमारी फ्लो कर रही है, और ये आपस में डैम्पर वाइंडिंग शॉर्ट होती है। ठीक, और ये इधर का ये शॉर्ट हो गई, ये ऊपर की हो गई, ये नीचे की हो गई। अब ये एंड रिंग से यहाँ पे भी शॉर्ट होती है कुछ इस तरह से, ये हम जानते हैं मशीन में, ये इस तरह से मान लीजिए शॉर्ट होती है। मीन्स ये डैम्पर वाइंडिंग भी क्लोज सर्किट बना रही है, और ये फील्ड वाइंडिंग जो है वो भी क्लोज सर्किट बना रही है। ठीक, तो अब और ये मान लीजिए अभी हमारा जनरेटर के टर्मिनल है, नो लोड पे काम कर रहा है, तो जनरेटर हमारा नो लोड पर है, जनरेटर एट नो लोड। ठीक है, नो लोड पे काम कर रहा है। तो ये जो करंट इसमें फ्लो कर रही है फील्ड वाइंडिंग, आर्मेचर में कोई करंट नहीं है इस वक्त, तो ओपन सर्किट है, इसलिए आर्मेचर में कोई करंट नहीं है। अभी केवल कौन सी करंट है, फील्ड करंट। अब फील्ड करंट की वजह से हमारा मान लीजिए जो फ्लक्स जनरेट होगा किस डायरेक्शन में होगा, राइट हैंड के रूल के हिसाब से ऐसे होगा ऊपर की तरफ। ठीक है, राइट हैंड का रूल के हिसाब से हमारा ये फ्लक्स इस तरह से मान लीजिए जनरेट हुआ और इधर से ट्रेवल कर रहा है। ये हमारा φF है। ठीक है, फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स। इसी तरीके से ये वाला भी, अभी इसको हटा देते हैं यहाँ पे, ये हमारा फ्लक्स है, ये भी φF। ठीक है, ये हमारा फील्ड फ्लक्स है, ये भी फील्ड फ्लक्स जनरेट कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है। कैसे, रोल इलेक्टेंस पाथ को फॉलो करते हुए ये ट्रेवल कर रहा है। ठीक, अब होता क्या है कि ये समझिएगा कि ये तो हमारा नॉर्मल कंडीशन, जब जनरेटर ओपन सर्किटेड है तब उस कंडीशन में, और फील्ड एनर्जाइज्ड है उस कंडीशन में ये है। ठीक, अब हम मानते हैं, अब हम ये करते हैं कि ये तीनों टर्मिनल पे शॉर्ट कर दिया हमने, तीनों टर्मिनल पे हमारा शॉर्ट हो गया। ठीक है, सिमेट्रिकल फॉल्ट हो गया किसी वजह से। अब इसकी वजह से क्या होगा, जब ये शॉर्ट हुआ तो यहाँ पे आर्मेचर करंट फ्लो करना शुरू कर देगी, आर्मेचर करंट फ्लो करना शुरू कर देगी। अब जब आर्मेचर करंट फ्लो करेगी तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से इसका अपना फ्लक्स होगा, उस फ्लक्स का नेचर क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा, ये समझिए। जब हम जनरेटर बनाते हैं, मान लीजिए ये है सपोज करिएगा, और इसका ये रिएक्टेंस हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये X है, और ये RA, और ये E जनरेटेड EMF। तो जो करंट हमारी फ्लो करती है IA जो करंट फ्लो करती है, आर्मेचर करंट फ्लो करती है, वो क्या होती है, E एट द एंगल ऑफ 0 प्लस RA प्लस JXS। ठीक है, JXS। ठीक, तब नॉर्मली क्या होता है, RA 0 होता है, आर्मेचर वाइंडिंग रेजिस्टेंस, जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 0 होता है। तो क्या होता है, IA इज E
अपॉन एक्स एट द एंगल ऑफ माइनस 90 डिग्री। मीन्स अगर यहाँ पावर फैक्टर लेंगे हम तो क्या आएगा, 0 जी cos 90, दैट मीन्स 0। और इसका नेचर क्या होगा, चूंकि आई ए लैक्स ई बाई माइनस 90 डिग्री, माइनस साइन है इसलिए लैगिंग पावर फैक्टर, 0 लैग पावर फैक्टर पे काम करता है। जब ये शॉर्ट सर्किट हुआ, ये जो हमारा मीन्स ये हमारा जब शॉर्ट सर्किट हुआ, कुछ नहीं है इसमें, केवल इसका रिएक्टेंस है और रेजिस्टेंस है। उस वक्त क्या हुआ, नो लोड पे था, टर्मिनल पर शॉर्ट हो गया, तो उस वक्त केवल एक्स और आर ए रहेगा, ठीक है, एक्सेस कह लीजिए इसको, और ये आर ए रहेगा। तो उस वक्त किस कंडीशन पे ये काम करेगा, तो उस वक्त जो पावर फैक्टर होगा वो 0 लैग पावर फैक्टर होगा, ठीक है। ऑपरेट इंटरनल पावर फैक्टर इस जनरेटर का ऑपरेट होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई लोड नहीं कनेक्ट है, इसलिए लोड पावर फैक्टर की भी हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जनरेटर के इंटरनल पावर फैक्टर की, ठीक है, जनरेटर के इंटरनल पावर फैक्टर की। अब जब 0 लैगिंग पावर फैक्टर होगा, इस पे हमने आर्मेचर रिएक्शन में पढ़ा हुआ है। आर्मेचर रिएक्शन में क्या होता है, टोटली डिमैग्नेटाइजिंग। इससे क्या होता है, डिमैग्नेटाइजिंग, 0 लैग पावर फैक्टर मीन्स टोटली डिमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन, ठीक। इससे क्या होता है, अब जो इस आई ए की वजह से फ्लक्स जनरेट होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, इस डिमैग्नेटाइजिंग के हिसाब के इफेक्ट की वजह से फील्ड फ्लक्स के अपोजिट डायरेक्शन में जनरेट होगा। फ्लक्स फाई ए अपोजेज फाई एफ, आर्मेचर करंट की वजह से जो जनरेट हुआ फ्लक्स वो अपोज करेगा फाई एफ को। अब इस डायग्राम में देखिए, इस डायग्राम में देखिए क्या होगा, फाई एफ देखिए कहाँ फ्लो कर रहा है, ये इस साइड फ्लो कर रहा है ऊपर की साइड में। तो आई ए की जैसे जो फ्लो करना शुरू करेगा, ये इस तरह से शुरू होगा, ठीक है, ये इस तरह इसकी आइडियल ये चाहेगा ऐसा कि ये भाई ऐसे फ्लो करे। मीन्स ये हो गया हमारा फाई ए, फाई ए, फाई ए, फील्ड फ्लक्स ऊपर की तरफ, आर्मेचर फ्लक्स नीचे की तरफ, इस डिमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट की वजह से। अब हम ये देखते हैं, अब यहाँ पे हमारी कांस्टेंट फ्लक्स लिंकेज थ्योरम काम आएगी। क्या काम आएगी, देखिए जो पहले क्या हो रहा था, जब फॉल्ट नहीं हुआ था तो उस वक्त इस डैम्पर वाइंडिंग से और फील्ड वाइंडिंग से, डैम्पर वाइंडिंग भी क्लोज सर्किट है और फील्ड वाइंडिंग की भी क्लोज सर्किट है, तो कौन सा फ्लक्स लिंक कर रहा था, केवल फील्ड फ्लक्स लिंक कर रहा था, ठीक। अब जब ये आर्मेचर रिएक्शन हुआ, मीन जब फॉल्ट हुआ और आर्मेचर फ्लक्स जनरेट हुआ फाई ए, तो वो किस डायरेक्शन में जनरेट होगा, फाई एफ के अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये अब चूंकि फ्लक्स है तो ये लो रिलक्टेंस पाथ को प्रिफर करेगा ट्रेवल करने के लिए, तो यहाँ से ये इस डैम्पर वाइंडिंग के थ्रू जाना चाहेगा, इस डैम्पर वाइंडिंग के थ्रू जाना चाहेगा, और प्लस इस फील्ड वाइंडिंग, क्योंकि यहाँ पे पूरा आयरन है, बाहर से जाना चाहेगा, कुछ फ्लक्स बाहर से भी जाएगा, लिंकेज वगैरह होगा तो कुछ फ्लक्स ऐसे बाहर से भी जाएगा जनरेट आर्मेचर का इस तरह से, लेकिन मैक्सिमम फ्लक्स वो जाना चाहेगा कि लो रिलक्टेंस पाथ को फॉलो करते हुए इससे जाना चाहेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगी, प्रॉब्लम ये आएगी कि डैम्पर वाइंडिंग क्लोज सर्किट, तो ये क्या करेगा, शुरुआत में फ्लक्स तुरंत फॉल्ट हुआ, जनरेट हुआ आर्मेचर फ्लक्स, सडनली फ्लक्स चेंज होना चाहेगा कहाँ पे, डैम्पर वाइंडिंग पे एज वेल एज इस पे फील्ड वाइंडिंग पे, सर्किट पे, दोनों सर्किट पे। जैसे जब फाई ए इधर फ्लो करना चाहेगा तो डैम्पर वाइंडिंग पे भी चेंज हुआ, मतलब सडनली फ्लक्स, और फाई एफ भी होगा, लेकिन दोनों ये अपोज करेंगे, जैसे अभी हमने देखा उसमें कांस्टेंट फ्लक्स लिंकेज थ्योरम में। तो उस वक्त क्या होगा, इस वक्त तो ये यहाँ से ट्रेवल नहीं कर पाएगा, ये यहाँ से ट्रेवल नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये कहाँ से ट्रेवल करेगा, फिर ये बाहर से ट्रेवल करेगा। इस कंडीशन में ये बाहर से ऐसे ट्रेवल करेगा,
ठीक है, ये हमारा इस तरह से बाहर से ट्रेवल करेगा। मतलब क्या हुआ, एट t इज इक्वल टू 0 पे जब फॉल्ट हुआ है उस टाइम पे हमारा आर्मेचर फ्लक्स इन दोनों से नहीं ट्रेवल, इसके थ्रू नहीं ट्रेवल कर पाएगा। अब जब ये ट्रेवल नहीं कर पाएगा तो इस वक्त जो रिएक्टेंस है एट t इज इक्वल टू 0 पे, ये रिएक्टेंस है इसका अपना ये होगा। ठीक है, अभी अब हम देखते हैं कि दूसरी कंडीशन क्या होगा। अच्छा, इसके पहले अब हम ये देखते हैं कि जो डैम्पर वाइंडिंग है, अच्छा मैं ये कह रहा हूँ कि ये इधर से फ्लो करेगा, इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा समझिएगा जैसे हम वहाँ पे देख रहे थे कि अपोजिट डायरेक्शन में जनरेट करने लग रहा था, या तो ऐसे मान लीजिए कि ये फील्ड और डैम्पर वाइंडिंग अपोजिट डायरेक्शन, इसमें भी करंट जनरेट हो जाएगी उस फ्लक्स चेंज की वजह से, और अपोजिट डायरेक्शन में फ्लक्स जनरेट करने लगेगा, मतलब आर्मेचर फ्लक्स के अपोजिट डायरेक्शन में जनरेट करने लगेंगी दोनों वाइंडिंग। तो अब उस क्लोज सर्किट में, इन दोनों के क्लोज सर्किट में जो चेंज हो रहा है फ्लक्स में, उसको वो कैंसिल हो जाएगा। आइए, आर्मेचर फ्लक्स नीचे की तरफ जाएगा और इस फील्ड वाइंडिंग और डैम्पर वाइंडिंग की तरफ ऊपर की तरफ, तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा इस सेक्शन में पूरा, और ये इधर से ट्रेवल करना करेगा। ठीक है, ये हुआ, इस तरह समझिएगा। अब एक चीज़ ये समझिएगा कि हमारी जो फील्ड वाइंडिंग होती है वो कॉइल के फॉर्म में होती है, ये इस तरह से फील्ड वाइंडिंग हमारी होती है। ठीक है, और जो डैम्पर वाइंडिंग होती है वो बार्स होते हैं हमारे, छड़ें होती हैं, रॉड होती हैं, तो इनका L, इसका रिएक्टेंस ज़्यादा होगा, इसका रिएक्टेंस मान लीजिए L फील्ड है और ये L डैम्पर वाइंडिंग। ठीक है, तो LF फील्ड विल बी ग्रेटर देन L डैम्पर वाइंडिंग, L डैम्पर वाइंडिंग। ठीक है, L डैम्पर वाइंडिंग, इसका मतलब क्या हुआ, T इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम कांस्टेंट T इज इक्वल टू L बाई R, मीन्स T is proportional to L, means T field winding is greater than T damper winding। टाइम कांस्टेंट फील्ड वाइंडिंग का ज़्यादा होगा डैम्पर वाइंडिंग से। इससे क्या हमें मिला कि जो TS होगा, सेटलिंग टाइम फील्ड वाइंडिंग के लिए, ग्रेटर देन सेटलिंग टाइम डैम्पर वाइंडिंग। ठीक है, सेटलिंग टाइम TS, क्यों, क्योंकि TS जो है हमारा है 4T के बराबर। ठीक, तो इस तरह हम देखेंगे कि इसको हम समझ लीजिए, यहाँ पे लिखते हैं कि T फील्ड वाइंडिंग इज ग्रेटर देन T डैम्पर वाइंडिंग। इसका क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ सेटलिंग टाइम अगर इसका ज़्यादा है, मान लीजिए 10 सेकेंड है, मोटा मोटा मानते हैं हम 10 सेकेंड्स फील्ड वाइंडिंग का है, और तो उससे कम ही होगा डैम्पर वाइंडिंग का, सपोज करिएगा 7 सेकेंड्स 8 सेकेंड, जो भी ये रफ आइडिया है केवल। तो इस तरह से हम ये समझेंगे। अब हम समझते हैं, प्रोसीड करते हैं इस पे दोबारा से, अब आते हैं। T इज इक्वल टू 0 पे ये हुआ, दैट मीन्स यहाँ पे जो करंट जनरेट हुई चेंज इन फ्लक्स की वजह से, IDW नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है, डैम्पर वाइंडिंग की चेंज इन फ्लक्स की वजह से डैम्पर वाइंडिंग में करंट जनरेट हो जाएगी, उसी की वजह से अपोजिंग फ्लक्स जनरेट होगा, जो कि चेंज इन फ्लक्स जो कि आर्मेचर फ्लक्स की वजह से हो रहा है उसको कैंसिल करेगा। ठीक है, इसी तरीके से I फील्ड वाइंडिंग भी, I फील्ड वाइंडिंग नॉट इज इक्वल टू 0, ये कब है, जब T when T is less than 4TW, T डैम्पर वाइंडिंग, 4T डैम्पर वाइंडिंग मीन्स सेटलिंग टाइम, और ये 4T फील्ड वाइंडिंग। इस ऑर्डर में क्यों लिखा हमने, 0 से चालू हुआ टाइम, और डैम्पर वाइंडिंग का 6 सेकेंड है मान लीजिए, तो पहले डैम्पर वाइंडिंग का आएगा सेटलिंग टाइम, और उसी तरीके से अगर फील्ड वाइंडिंग का 10 सेकेंड्स है तो वो
10 आएगा, 6 के बाद ही तो आएगा, इसलिए इस ऑर्डर में हमने लिखा है। मीन्स जब दोनों की सेटलिंग टाइम से हमारा टाइम कम है, मतलब बिफोर 6 सेकेंड्स, 6 सेकेंड के लिए 5 सेकेंड, उन कंडीशन में डैम्पर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग दोनों में करंट जीरो नहीं होगी, तो ये आर्मेचर फ्लक्स इसके थ्रू नहीं जा पाएगा, मतलब इस डैम्पर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग दोनों को नहीं लिंक कर पाएगा, ये फिर बाहर से जाएगा। ठीक है, अब दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस इस तरह देखिए, फिर से हम बनाते हैं इसको। ठीक है, ड्राइंग मेरी थोड़ा गड़बड़ है, देख लीजिएगा। फिर यहाँ पे सैलिएंट पोल बना दिया हमने। ठीक है, यहाँ पे फील्ड एनर्जाइज्ड है, मान लीजिए इस तरह से फील्ड IF जो सोर्स जा रही है वो IF एनर्जाइज्ड है। ठीक, तो आर्मेचर फ्लक्स, ये दोनों आपस सब शॉर्ट हैं आपस में, क्रॉस सर्किट बन रही है। ठीक है, और ये इधर टर्मिनल पे नो लोड है। अब हम टाइम जो देखिए, T इज ग्रेटर देन 4TW TDW, डैम्पर वाइंडिंग से जो सेटलिंग टाइम है डैम्पर वाइंडिंग का उससे ज़्यादा हो गया, मतलब 6 सेकेंड से ज़्यादा हो गया, 7 या 8 सेकेंड हो गया, और लेसर है लेकिन 4T फील्ड वाइंडिंग से। ठीक है, 4T फील्ड वाइंडिंग, मतलब कोई ऐसा वक्त मानिए कि अगर EG यहाँ पे अगर हमने कह दिया है कि 4TDW इज इक्वल टू 6 सेकेंड्स और 4T फील्ड वाइंडिंग इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स। ठीक है, पहला क्या आया ये कि 6 सेकेंड से भी कम है। फिर अब दूसरी कंडीशन जो चल रही है कि 6 सेकेंड और 10 सेकेंड के बीच में है, मान लीजिए 7 सेकेंड 8 सेकेंड इस तरह से है। ठीक, उस वक्त क्या होगा, देखिए चूंकि सेटलिंग टाइम जो डैम्पर वाइंडिंग का है उससे बढ़ गया है, उससे ज़्यादा हो चुका है, 6 सेकेंड पे हमारी सेटलिंग टाइम है, तो डैम्पर वाइंडिंग की जो करंट जनरेट हुई है इस फ्लक्स चेंज इन फ्लक्स की वजह से वो क्या हो जाएगी, अब ज़ीरो हो जाएगी। तो इस वक्त हमारा I डैम्पर वाइंडिंग विल बी ज़ीरो। क्यों? क्योंकि इस डैम्पर वाइंडिंग के सेटलिंग टाइम तक पहुंच चुका है, वक्त जो समय है वो पहुंच चुका है डैम्पर वाइंडिंग के सेटलिंग टाइम पे, इसलिए वो सेटल हो गई जो करंट जनरेट हुई थी चेंज इन फ्लक्स की वजह से। जब ये सेटल हो गई तो ये फील्ड करंट जीरो हो गई। लेकिन अभी फील्ड वाइंडिंग बनी हुई है, फील्ड वाइंडिंग नॉट इज इक्वल टू जीरो, फील्ड वाइंडिंग करंट अभी बनी हुई है, नॉट इज इक्वल टू जीरो। ये फील्ड वाइंडिंग करंट कौन सी है, जो कि इसमें जनरेट हो रही है एडिशनल में, किसकी वजह से, इस चेंज इन फ्लक्स की वजह से। ये कैपिटल IF जो सोर्स से करंट जा रही है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होगा। अब देखिए डैम्पर वाइंडिंग जीरो हो गई। अब जब डैम्पर वाइंडिंग जीरो हो गई तो अब इससे जो फ्लक्स जनरेट होगा, जो फ्लक्स जनरेट है वो तो जीरो हो जाएगा। क्यों? मतलब जो फ्लक्स जनरेट हो रहा था, जो इसको अपोज कर रहा था कि भाई तुम हमारे पास से नहीं जाओगे, तुम बाहर से जाओ, हमारे पास मत आना, तो अब ये चूंकि फ्लक्स ही नहीं रहा, वही फ्लक्स ही तो अपोज कर रहा था कि तुम मेरे पास मत आना इधर, अब तुम बाहर से जाओ। ठीक, अब जब ये करंट जीरो हो गई तो वो फ्लक्स भी खत्म हो गया, तो फिर ये फिर से भाई चलेगा कि भाई हमें लो रिलेक्टेंस फायदा देखेगा अपना, कि लो रिलेक्टेंस पाथ फिर फॉलो करें, कोशिश तो करेगा कि डैम्पर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग दोनों से करें, लेकिन चूंकि यहाँ का फ्लक्स अभी जिंदा है, फील्ड करंट अभी हमारे यहाँ पे खत्म नहीं हुई है, तो ये तो अलाउ नहीं करेगा, लेकिन डैम्पर वाइंडिंग अलाउ कर देगा, क्योंकि उसको वहाँ पे सेटलिंग टाइम पहुँच चुका है और जो जनरेटेड फ्लक्स था, जो अपोज कर रहा था आर्मेचर फ्लक्स का, उधर से फ्लो करने के लिए वो खत्म हो चुका है। तो अब आर्मेचर फ्लक्स की जो डायरेक्शन होगी वो कुछ इस तरह होगी, डैम्पर वाइंडिंग से तो ये phi A आर्मेचर फ्लक्स। अब इस डायरेक्शन में देखिए डैम्पर वाइंडिंग से क्या कर रहा है, डैम्पर वाइंडिंग से हमारा टच तो मतलब लिंक कर रहा है, लेकिन फील्ड वाइंडिंग से लिंक नहीं कर रहा है। मतलब इतना इसे ये वाला पोर्शन जो पहले यहाँ से जा रहा था वो हमें इसे आयरन पाथ मिल गया,
क्योंकि हमेशा फ्लक्स लो रिलक्टेंस पाथ को प्रिफर करता है। बाहर क्या है, एयर है, तो वहाँ पे हायर रिलक्टेंस है और यहाँ पे लो रिलक्टेंस है। ठीक है, तो ये देखिएगा आप, लो रिलक्टेंस है। ठीक, हाँ, ये हो गया दूसरी कंडीशन। ये हो गया कब, जबकि हमारी फील्ड डैम्पर वाइंडिंग क्या है, जीरो, डैम्पर वाइंडिंग हमारी जीरो हो गई, डैम्पर वाइंडिंग फील्ड करंट हमारी जीरो हो गई और डैम्पर वाइंडिंग करंट हमारी जीरो हो गई और फील्ड वाइंडिंग करंट जीरो नहीं हुई है इन दोनों को। अच्छा, अब अभी क्या रह गया है कि फील्ड इस सेटलिंग टाइम तक नहीं पहुंचा है। अब t इज ग्रेटर देन for t is greater than 4t field winding and also greater than 4t damper winding। ठीक है, दोनों से ज़्यादा हो गया, 10 सेकेंड के ऊपर पहुंच गया वक्त, तो उस वक्त क्या होगा, I फील्ड वाइंडिंग विल बी जीरो एंड I डैम्पर वाइंडिंग विल आल्सो बी जीरो। तो फ्लक्स फील्ड वाइंडिंग का जो था वो भी जीरो हो जाएगा और फ्लक्स डैम्पर वाइंडिंग जो जनरेट का था वो भी जीरो हो जाएगा। फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स इससे ना कंफ्यूज करिएगा, ये फ्लक्स वो वाला है जो इस आर्मेचर फ्लक्स की वजह से, आर्मेचर फ्लक्स जो आ रहा था, चेंज कर रहा था फ्लक्स, उस चेंज इन फ्लक्स की वजह से जनरेट हो रहा था। ठीक है, ये वाला तो चल ही रहा है, अभी फील्ड करंट जो फ्लो कर रही है डीसी सोर्स से वो तो चल ही रहा है। ठीक है, और इस कंडीशन में क्या होगा, फिर अब आर्मेचर को पूरा रास्ता मिल गया, यहाँ पे ना कोई अपोज करने वाला है और ना भी यहाँ पे कोई अपोज करने वाला है। तो लो रिलक्टेंस पाथ को फॉलो करते हुए मैं इसे ब्लैक पेन से बना दे रहा हूँ इस तरह से। अब फ्लो करेगा दोनों को, ये हो गया फाई ए। ठीक है, T इज ग्रेटर देन 4T फील्ड वाइंडिंग। ठीक है, मतलब ये रेड कलर की पेन से जो मैंने आर्मेचर फ्लक्स बनाया है वो किस कंडीशन में, इस कंडीशन, जो ब्लैक पेन से बनाया है वो उस कंडीशन में। अब इन तीनों कंडीशन को हम देखते हैं। इस कंडीशन, अब हम जब देखते थे कंट्रोल सिस्टम में अपने, तो वहाँ पे दो स्टेट हुआ करती थी, ट्रांजिएंट स्टेट और स्टेडी स्टेट होती थी। ठीक है, स्टेडी स्टेट हुआ करती थी और ट्रांजिएंट। स्टेडी स्टेट कब होती थी, जब ट्रांजिएंट खत्म हो जाता था सेटलिंग टाइम के बाद, 4T के बाद, जो 4T के पहले जो सेटलिंग टाइम था, 4T के पहले जो टाइम था वहाँ वो कौन सा स्टेट होता था, ट्रांजिएंट स्टेट, और 4T के बाद जो होता था वो स्टेडी स्टेट हुआ करता था, मतलब स्टेबल कंडीशन में पहुंच गया है। लेकिन यहाँ पे बात आ गई कि यहाँ पे सेटलिंग टाइम दो हैं, डैम्पर वाले भी हैं, डैम्पर वाइंडिंग का भी सेटलिंग टाइम है और फील्ड वाइंडिंग का भी सेटलिंग टाइम है। तो यहाँ पे क्या आता है, तो यहाँ पे नए टर्म यूज हो जाते हैं। ये वाला देखिएगा, ये दोनों तो मतलब दोनों सेटलिंग टाइम से बढ़ गए, तो ये नॉर्मली इसे हम कहेंगे ट्रांजिएंट कंडीशन। ठीक है, ये हुआ स्टेडी स्टेट कंडीशन वही। ठीक है, क्योंकि दोनों सेटलिंग टाइम को पार कर चुका है समय, 10 सेकेंड से ज़्यादा हो चुका है। अब इन दोनों में हम देखते हैं, देखिए जब फील्ड डैम्पर वाइंडिंग से और फील्ड वाइंडिंग दोनों से कम है हमारा टाइम, मीन 6 सेकेंड से ही भी कम है, तो इस स्टेट को हम लोग कहते हैं सब ट्रांजिएंट को दो में बांट दिया गया, सब ट्रांजिएंट कंडीशन, और इसे हम लोग कह देते हैं ट्रांजिएंट कंडीशन। ये वाली जो कंडीशन आएगी हमारी ट्रांजिएंट कंडीशन। ठीक है, अब ये देखते हैं कि इन तीनों कंडीशंस में जो रिएक्टेंस होगा इसका जनरेटर का वो कैसे होगा। चूंकि देखिए रिएक्टेंस X इज क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू L। X किसके प्रोपोर्शनल होता है, इंडक्टेंस के, और इंडक्टेंस किसके प्रोपोर्शनल होता है, L इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलक्टेंस, ये होता है। तो X का क्या मतलब हुआ, X विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलक्टेंस। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे रिलक्टेंस किन कंडीशन में सबसे कम है और सबसे ज़्यादा है।
देखिए आर्मेचर फ्लक्स जब इधर आर्मेचर फ्लक्स जब इसको फॉलो कर रहा था एयर को टोटली, यहाँ पे नहीं जा रहा था, आयरन का रिलक्टेंस कम होता है। मान लीजिए अब इसको हम पहले नाम दे देते हैं, यहाँ पे जो रिएक्टेंस आएगा वो हम कह देते हैं एक्स डबल डैश से वो किया जाता है, ठीक है, एक्स डबल डैश से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसे कहते हैं सब ट्रांजिएंट। मतलब इस कंडीशन में, सब ट्रांजिएंट कंडीशन में जो रिएक्टेंस आएगा वो आएगा सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस, और इस कंडीशन में जो आएगा इसे कहते हैं एक्स डैश। यहाँ पे जो बनता है वो बनता है ट्रांजिएंट रिएक्टेंस, ट्रांजिएंट रिएक्टेंस, ठीक है। और इस कंडीशन में जो बनता है रिएक्टेंस उसे कहते हैं एक्स, वो होता है हमारा स्टेडी स्टेट रिएक्टेंस, ठीक है। ये 3 तरह के हमारे रिएक्टेंस बनेंगे, ठीक। अब हमें ये देखना है कि एक्स डबल डैश, एक्स डैश और एक्स में कौन बड़ा होगा और कौन छोटा होगा। तो एक्स डबल डैश इस कंडीशन में, यहाँ पे देखिए क्या है, रिलक्टेंस सबसे ज़्यादा है, क्योंकि रिलक्टेंस यहाँ पे सब ट्रांजिएंट में रिलक्टेंस आर एल डबल डैश क्या है, सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि एयर को फॉलो कर रहा है, ठीक है। इसको कहीं भी आयरन नहीं मिला, तो इस वक्त सबसे ज़्यादा रिएक्टेंस एक्स एल डबल डैश है। फिर दूसरी कंडीशन का भाई जो ट्रांजिएंट वाला था, इसमें थोड़ा सा मिल गया इसे आयरन पाथ, डैम्पर वाइंडिंग वाला जो आयरन पाथ था वो मिल गया, तो इसका रिलक्टेंस उससे तो कम होगा, उससे क्या हुआ कि कम होगा, इस वाले से कम है, ठीक है। ये हो गया इस वाले में। अब तीसरी कंडीशन में, जबकि ये देखिए ब्लैक वाला पूरा आर एल मतलब आयरन पा जा रहा है, पूरा ट्रेवल करने से आयरन मिल जा रहा है, तो इसका रिलक्टेंस और कम हो गया, ठीक। ये तीनों कंडीशन में रिलक्टेंस, इसको समझिएगा, आर्मेचर फ्लक्स पहले टोटली एयर से जा रहा था, इसलिए सबसे ज़्यादा रिलक्टेंस उसका है, ठीक है। इस कंडीशन में डैम्पर वाइंडिंग को क्रॉस कर रहा था, लेकिन यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग वाले सेक्शन को नहीं कर पा रहा था, लिंक कर पा रहा था, लेकिन उसकी बनिस्बत इसमें तो आयरन से ज़्यादा मिला ना, डैम्पर वाइंडिंग वाला आयरन मिल गया इसको, तो उस डैम्पर वाइंडिंग वाला आयरन पाथ मिल गया, तो उससे क्या हुआ, यहाँ पे रिलक्टेंस इसका इससे तो कम हो गया, ठीक। अब तीसरी कंडीशन, जब ये ब्लैक वाला देखिएगा, ये ब्लैक है, तीसरी कंडीशन जो स्टेडी स्टेट वाली थी कंडीशन, ये वाली कंडीशन जो थी, उस वक्त जो ट्रेवल किया इसने आर्मेचर फ्लक्स ने टोटली आयरन से ही किया, पहले डैम्पर से किया, फिर फील्ड से किया, फिर ये पहुंच गया, तो उसका रिलक्टेंस सबसे कम हो जाएगा। तो मतलब क्या हुआ, इससे एक्स डबल डैश मतलब सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस इज लेसर देन एक्स सिंगल डैश, और ये एक्स स्टेडी स्टेट, मतलब सब ट्रांजिएंट स्टेट में इंडक्टेंस सबसे कम, रिएक्टेंस सबसे कम है। क्यों कम है? क्योंकि रिलक्टेंस सबसे ज़्यादा है, ठीक है, इस वजह से इसका रिएक्टेंस सबसे कम है सब ट्रांजिएंट कंडीशन में, ठीक है। और उसके बाद ट्रांजिएंट कंडीशन में इससे ज़्यादा है, सब ट्रांजिएंट वाले से ज़्यादा है, लेकिन स्टेडी स्टेट वाले से कम है, और फिर स्टेडी स्टेट वाला सबसे ज़्यादा है, सब ट्रांजिएंट्स भी और सब ट्रांजिएंट्स भी और ट्रांजिएंट्स। इसको इस तरह समझिए कि भाई जब फॉल्ट हुआ, करंट अचानक से शूट अप हुई, ठीक, तो जब, लेकिन टाइम के साथ वो करंट डिक्रीज होगी, क्योंकि ट्रांजिएंट करंट डिक्रीज होता जाएगा। अच्छा, तो इसको समझने के लिए बस इस तरह समझिएगा हल्का सा कि पहले शूट अप हुई, मतलब वहाँ पे रिएक्टेंस सबसे कम था, तो वो कंडीशन कौन सी थी, सब ट्रांजिएंट। फिर थोड़ा डाउन हो गई, ट्रांजिएंट स्टेट में आई, तो उस वक्त रिएक्टेंस क्या था, एक्स डैश, जो कि उससे ज़्यादा था, करंट कम हुई, मतलब उसका रिएक्टेंस ज़्यादा हो गया है, ठीक। इससे सबसे कम हुआ स्टेडी स्टेट में, फिर करंट और नीचे आ गई, टोटल करंट से ट्रांजिएंट करंट पूरी खत्म हो गई, तो और वो रिएक्टेंस और बढ़ गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये हुआ हमारा सिंक्रोनस जनरेटर पे जब फॉल्ट होता है तो किस तरह से रिएक्टेंस चेंज होता है। हम अभी तक हमने मशीन में देखा था कि रिएक्टेंस हमारा कांस्टेंट होता है, लेकिन हम ये कह रहे हैं फॉल्ट कंडीशन में जब ट्रांजिएंट उसमें पैदा हो रहा है, जब ट्रांजिएंट उस पर प्रोड्यूस हो रहा है, ट्रांजिएंट स्टेट आ रही है, तब
हमारा रिलक्टेंस चेंज होता है। इसमें 3 स्टेट्स बनती हैं, सब ट्रांजिएंट की स्टेट बनती है। सब ट्रांजिएंट की स्टेट कब होती है? सेटलिंग टाइम लेसर देन सेटलिंग टाइम ऑफ डैम्पर फील्ड एज वेल एज फील्ड डैम्पर वाइंडिंग एज वेल एज फील्ड वाइंडिंग के लिए जो सेटलिंग टाइम है, ठीक है। उसी तरीके से ट्रांजिएंट स्टेट कब आती है? टाइम ग्रेटर देन सेटलिंग टाइम ऑफ डैम्पर वाइंडिंग बट लेसर देन सेटलिंग टाइम ऑफ फील्ड वाइंडिंग, मेन फील्ड वाइंडिंग जो है। फिर स्टेडी स्टेट कब आती है? टाइम ग्रेटर देन दी सेटलिंग टाइम ऑफ डैम्पर वाइंडिंग एज वेल एज फील्ड वाइंडिंग। तो हमने ये मिला कि ट्रांजिएंट जैसे जैसे ख़त्म होता जाता है रिएक्टेंस वैसे से बढ़ता जाता है। शुरुआत में रिएक्टेंस सबसे कम होता है, उसे कहते हैं सब ट्रांजिएंट स्टेट। फिर रिएक्टेंस धीरे धीरे बढ़ता है, उसको कहते हैं ट्रांजिएंट स्टेट। फिर बढ़ता है, उसको कहते हैं स्टेडी स्टेट। सो फ्रेंड्स, आई होप कि जो मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया है सिंक्रोनस जनरेटर के रिएक्टेंस के लिए ट्रांजिएंट कंडीशन में, वो आप लोगों को समझ में आया। और यहाँ पे हमने कांस्टेंट फ्लक्स लिंकेज थ्योरम भी डिस्कस करी। तो ये हमने बेसिक से शुरू किया, अपना नेटवर्क से शुरू करते हुए इस यहाँ तक हम पहुँचे हैं, ठीक है। अब हम अगले लेक्चर में जो देखेंगे पॉजिटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस क्या होता है, निगेटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस क्या होता है। अच्छा, उसको हम रिलेट करेंगे जो हमने मशीन पढ़ा हुआ है, डायरेक्ट एक्सिस रिएक्टेंस, क्वाड्रेचर एक्सिस रिएक्टेंस, उससे रिलेट करेंगे। वहाँ पे देखेंगे कि कब कौन से रिएक्टेंसेज आते हैं। मतलब ये तीनों रिएक्टेंस में अब हम ये देखेंगे कि जो पॉजिटिव सीक्वेंस करंट, निगेटिव सीक्वेंस करंट और जीरो सीक्वेंस करंट, अब हमारा फॉल्ट स्टडी बढ़ती एडवांस होती जा रही है। तो हम आपने पढ़ा भी होगा, जो फॉल्ट कंडीशन में हमारी करंट्स क्या होती हैं, अलग अलग स्टेट पे होती हैं। मतलब अलग अलग टाइप, पॉजिटिव सीक्वेंस होती है, निगेटिव सीक्वेंस होती है, जीरो। ये सारा इसका सारा जो कॉन्सेप्ट है वो हम अगले लेक्चर में देख लेंगे। तो ये ओवरव्यू है कि अगले लेक्चर में हम क्या देखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपको वहाँ पे आंसर करूँगा। थैंक यू वेरी मच।